नमस्कार। मैडम मैं भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ मुंबई संयोजक डॉक्टर स्मिता रंजित काले सबसे पहले भारत माता को नमन करती हूँ। आज हमारा असीम सौभाग्य पूर्ति भी है कि हमें आत्मनिर्भर भारत विषय संवाद बैठक में आज के हमारे प्रमुख वक्ता भारत के सफलतम स्वास्थ्य मंत्री सम्माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी प्राप्त हुए हैं। हर भारतीय के लिए बड़ी गर्व की बात है कि 22 मई 2020 को आपने विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्यकारी सदस्य में अध्यक्ष पद को संभाला। आप एक निष्णात एवं कुशल नाक कान गला के शल्य चिकित्सक हैं। आप केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन जी भारत को वैश्विक शक्तियों से आगे ले जाना चाहते हैं। उनका मानना है किसी भी क्षेत्र में भारत विदेशों से कम ना हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चिकित्सा हो या किसी भी प्रकार का अनुसंधान। इसको और आगे जाने के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा दिया और इसी आविष्कार के वजह से आज भारत का नाम विश्व पटल पर बड़े आदर के साथ लिया जा रहा है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष कार्य किया है। उन्होंने पोलियो उन्मूलन जैसे कार्यक्रम सफलतापूर्वक सिद्ध किया। सर, मैं भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ महाराष्ट्र की तरफ से आपका शब्द सुमन से आज की बैठक में स्वागत करती हूँ। मैं पद्म भूषण भूतपूर्व क्षेत्रीय संघ चालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डॉक्टर अशोकराव कुकड़े जी का भी इस बैठक में विशेष स्वागत करती हूँ। सर, आज ये इंटरैक्शन देश की सभी डॉक्टर्स एपी लाइव के माध्यम से देख रहे हैं। सर, कोरोना वैश्विक महामारी में भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ महाराष्ट्र राज्य ने माननीय देवेंद्र जी फडणवीस पूर्व मुख्यमंत्री एवं विपक्षी नेता महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष माननीय चंद्रकांत दादा पाटिल जी इनके मार्गदर्शन तथा भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ महाराष्ट्र प्रदेश संयोजक माननीय डॉक्टर अजित गोपचड़ी जी के नेतृत्व में अंत्योदय और राष्ट्र सेवा इन विचारधारा के साथ अनेक लोकाभिमुख कार्यक्रम किए हैं, जैसे फीवर क्लिनिक, मोबाइल क्लिनिक, कम्युनिटी किचन, सैनिटाइजर, N95 मास्क, आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन का वितरण किया, थर्ड जेंडर गरीब मजदूर लोगों के लिए धान्य किट दिया, मास्क क्लीनिंग, स्वैब टेस्टिंग, ब्लड डोनेशन कैंप, मेगा हेल्थ कैंप किए। सर, ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प लेकर डॉक्टर अजित गोपचड़ी जी के नेतृत्व में 6 मेलावे हुए, जैसे मुंबई, ठाणे कोकण, मराठवाड़ा, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र और विदर्भ में ऑनलाइन संगठन बैठक तथा मॉडर्न मेडिसिन के साथ सबका विकास इस मंत्र का पालन करते हुए पैरामेडिकल, दंत चिकित्सक, फार्मेसी, रेडियोग्राफी विंग्स का निर्माण हुआ। सर, आपने अपना बहुमूल्य समय हम सभी को दिया, इसलिए मैं हम सभी टीम की ओर से हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। अब मैं हमारे मार्गदर्शक महाराष्ट्र योजक चिकित्सा प्रकोष्ठ माननीय डॉक्टर अजित गोपचड़ी जी को विषय का परिचय देने के लिए विनती करती हूँ। धन्यवाद। आदरणीय केंद्रीय आरोग्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी तथा भूतपूर्व क्षेत्रीय संघचालक पद्म भूषण डॉक्टर अशोकराव जी कुकड़े इस बैठक में उपस्थित है। डॉक्टर स्मिता काळे रेडियोलॉजिस्ट, कन्वेनर मुंबई मेडिकल सेल, डॉक्टर मेघना चौगुले कन्वेनर वेस्टर्न महाराष्ट्र जो न्यूरोपैथोलॉजिस्ट है और पैथोलॉजी में गोल्ड मेडलिस्ट है, डॉक्टर राहुल कुलकर्णी ठाणे के कन्वेनर है, मेडिकल सेल बीजेपी ENT सर्जन है, डॉक्टर स्वप्निल मंत्री कोऑर्डिनेटर मेडिकल सेल बीजेपी हमारे पीडियाट्रिशियन है, डॉक्टर बाला साहेब हरपड़े जो आयुर्वेदिक काउंसिल के सदस्य है, सह संयोजक है बीजेपी मेडिकल सेल महाराष्ट्र की, डॉक्टर गिरीश चरडे जी जो पीडियाट्रिशियन है ये विदर्भ के संयोजक है, डॉक्टर प्रशांत चरडे ऑर्थोपेडिशियन है जो पश्चिम विदर्भ के संयोजक है, डॉक्टर माधुरी शाह जो गायनेकोलॉजिस्ट है और मुंबई की सह संयोजिका है, डॉक्टर पूनम तिवारी डर्मेटोलॉजिस्ट है और मुंबई की सह संयोजक है, डॉक्टर उज्ज्वला हाके आयुर्वेद तज्ञ है और को कन्वेनर है वेस्टर्न महाराष्ट्र के, डॉक्टर गोविंद भताने जी जो डेंटल सर्जन है हमारे डेंटल विंग के प्रमुख है, डॉक्टर श्री योगेश जी जोशी जो फार्मेसी विभाग के हमारे प्रमुख है। आदरणीय केंद्रीय आरोग्य एवं परिवार कल्याण मंत्री माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी और हमारे मार्गदर्शक क्षेत्रीय संघचालक भूतपूर्व पद्म भूषण डॉक्टर अशोकराव जी कुकड़े, आपका उपस्थिति में हम जो बैठक ले रहे हैं, यहाँ अभी भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ गत 6 साल से महाराष्ट्र में मेडिकल क्षेत्र के सभी विभागों में
अपना संगठन मजबूत करने के लिए कटिबद्ध है। हमने महाराष्ट्र के 7 विभाग किए हैं। सभी जिला विभाग तथा प्रदेश स्तर तक हमें संगठन का रचनात्मक ढांचा हमने खड़ा किया है। संपूर्ण राज्य में कुल मिलाकर 3500 पदाधिकारी, सभी पैथी के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल, फार्मासिस्ट, डेंटिस्ट, टेक्नीशियन सक्रियता से संगठन के काम में जुड़े हुए हैं। हफ्ते में एक बार विभाग स्तर की, महीने में एक बार जिला स्तर की, 2 सप्ताह बाद प्रदेश स्तर की संगठन की रचनात्मक बैठक होती है। हमारे संगठन के बहुतांश कार्यकर्ता महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल, आयुर्वेद काउंसिल, होम्योपैथी काउंसिल तथा डेंटल काउंसिल के निर्वाचित सदस्य है एवं हेल्थ यूनिवर्सिटी में भी हमारे कुछ सदस्य निर्वाचित होके गए हैं। कोरोना संकट काल में मुंबई में 650 डॉक्टर्स पदाधिकारी, ठाणे में 80 डॉक्टर्स पदाधिकारी, पुणे में 150, औरंगाबाद में 40, नागपुर में 200, नासिक में 60 डॉक्टर्स तथा पैरामेडिकल, फार्मासिस्ट सभी अपने संख्या बल के साथ सेवा कार्य में अपनी टीम के साथ जुड़े हुए हैं। इसमें कई हमारे साथी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, बहुत सारे अभी भी क्वारंटाइन हैं। महाराष्ट्र में हमने हमारे टीम के सदस्यों ने मिलकर हर विभाग में एक कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल संपूर्ण सुविधा के साथ हमने यशस्वीता से खड़े किए हैं और बहुत सुचारू रूप से वो सब हम चला रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी तथा भूतपूर्व क्षेत्रीय संघचालक पद्म भूषण डॉक्टर अशोकराव कुकडे जी, आप दोनों ने भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के निमंत्रण को स्वीकार कर हमें आपने उपकृत किया है। राष्ट्र के स्तर पर आप दोनों का स्वास्थ्य एवं वैद्यकीय क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, आपने सभी देशवासियों को नेशनल डिजिटल हेल्थ कार्ड का इस संकट काल में एक बहुत बड़ी योजना भेंट देकर आपने देश में चिकित्सा तथा आरोग्य क्षेत्र में क्रांति लाई है, इसलिए आपका मैं विशेष अभिनंदन करता हूं। इस बैठक की घोषणा होते ही जैसे भी आपका समय मिला, बहुत सारे प्रश्न सारे भारतवर्ष से, सारे वैद्यकीय जगत से हमारे तरफ प्राप्त हुए। उनमें से कुछ गिने चुने प्रश्न हम आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न जो है मैं अभी बताता हूं। प्रश्न क्रमांक 1, जो डॉक्टर्स, पैरामेडिकल, नर्सेस, फार्मासिस्ट, टेक्नीशियन सभी चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए कोरोना योद्धाओं का संरक्षण का कानून कोविड संकट काल के बाद भी कायम स्वरूपी लागू किया जाए और कठोरता से उसका अमल किया जाए, यह प्रखरता से प्रश्न आया है। प्रश्न क्रमांक 2, कोरोना संकट काल में जिन कोविड योद्धाओं का बलिदान हुआ है उनका इंश्योरेंस को आपने मान्यता दी है, इसलिए आपका हार्दिक अभिनंदन। इस प्रक्रिया को तेजी से अमल में लाकर उनके परिवार तक राशि पहुंचाने में बड़ी मदद मिलेगी। इसी के साथ नॉन कोविड जो अस्पताल है और सभी चिकित्सा के और सभी पैथी के जो डॉक्टर्स और सब पदाधिकारी है, उनके भी इंश्योरेंस की मांग प्राप्त हो जाए, इसलिए उन्होंने ये प्रखरता से प्रश्न उपस्थित किया है। हिंदुस्तान के ग्रामीण क्षेत्र में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूती लाने के लिए प्राइवेट सेक्टर्स में अच्छी सुविधाएं और सभी प्रकार के टैक्स में एग्जम्पशन के साथ युवा डॉक्टर्स आने वाले पीढ़ी को प्रोत्साहन मिले, यह भी प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हुआ है। मेरा वक्तव्य समाप्त हुआ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं अब पश्चिम महाराष्ट्र संयोजक डॉक्टर मेघना चौगुले मैम को उनका प्रश्न पूछने की विनती करती हूँ। आदरणीय मंत्री महोदय जी, नमस्ते। मेरे आज 2 सवाल है आपके लिए। मेरा पहला सवाल है, क्या MBBS के बाद ही सीधा 5 साल का सुपर स्पेशलिटी कोर्स शुरू किया जा सकता है? मेरा दूसरा सवाल नवजात शिशुओं की कुपोषण के बारे में है। क्या कुपोषित नवजात शिशुओं के विकास के लिए हर एक वैद्यकीय महाविद्यालय में ह्यूमन मिल्क बैंक की स्थापना हो सकती है? क्या केंद्रीय सरकार के पास ऐसी कोई योजना है? धन्यवाद। धन्यवाद मैम। मैं अब ठाणे कोकण विभाग संयोजक डॉक्टर राहुल कुलकर्णी सर को अपना प्रश्न रखने की विनती करती हूँ। आदरणीय मंत्री महोदय, नमस्कार सर। मेरे 2 सवाल है। आयुष्मान भारत का दायरा बढ़ाने के लिए और संशोधन की आवश्यकता है। रिवाइज अपग्रेडेशन हो ऐसे प्राइवेट हम डॉक्टरों की प्रार्थना है। इस योजना में कुछ बदलाव लाकर कार्यक्षेत्र बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाए, ये हमारी प्रार्थना है। और दूसरा और एक सवाल है सर, हमें ऐसा महसूस हुआ कोरोना महामारी या पैंडेमिक के काल में
ग्लोव, सैनिटाइजर, पीपीई किट, ऐसे जो इसेंशियल्स वस्तुएं हैं हॉस्पिटल के लिए, उसके चार्जेस रेट बहुत बढ़ गए थे। अगर इस रेट में कैपिंग आती है या फिक्स रेट होते हैं, इससे पेशेंट और डॉक्टर दोनों का भी फायदा होगा, ऐसा हमें लगता है। इसके लिए कोई कार्य और ये करने की आवश्यकता है। नमस्कार सर। धन्यवाद सर। मैं अब हमारे भाजपा महाराष्ट्र चिकित्सक प्रकोष्ठ समन्वयक डॉक्टर स्वप्निल मंत्री जी को आगे का प्रश्न पूछने की विनती करती हूँ। नमस्ते आदरणीय सर, मेरे 2 सवाल है। पहला सवाल दंत चिकित्सक विंग की ओर से है, जो अभी कोरोना काल में कार्यरत है, तो उन्हें कोविड का जो बीमा संरक्षण है वो दिलाकर पब्लिक सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराई जाए। और दूसरा सवाल मेरा फार्मासिस्ट बंधुओं की ओर से है, जो इस कोरोना संकट काल में दिन रात कार्यरत है, तो उन्हें कोरोना योद्धा का सम्मान देकर उन्हें भी बीमा संरक्षण दिया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर, अब सभी डॉक्टर्स और टीम की तरफ से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आने वाले भविष्य काल में महामारियों से लड़ने के लिए सरकार कुछ योजनाओं पर विचार कर रही है क्या? सर, अब मैं हमारे भूतपूर्व क्षेत्रीय संघचालक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक डॉक्टर अशोकराव कुकड़े जी को सभी को संबोधित करने की विनती करती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार डॉक्टर हर्षवर्धन जी, इस विशेष बैठक में आपका मनपूर्वक स्वागत है। मुझे बहुत आनंद है कि ऐसा ये मौका हम सभी को मिल रहा है आपके साथ संवाद करने का। महाराष्ट्र भाजपा चिकित्सक प्रकोष्ठों का ये काम बहुत अच्छा चल रहा है। मैं वर्षों से इससे जुटा हुआ हूँ। डॉक्टर अजीत गोपछड़े जी का संपर्क, उनके साथ संवाद रहता है और समाज जीवन के हर क्षेत्र में संगठन करे और संगठन के माध्यम से वहाँ जो भी प्रश्न निर्माण होते हैं उसकी उलझन करे। ये हमारा जो संस्कार है, इसका ये बहुत अच्छा दर्शन है, ऐसा मैं समझता हूँ। सभी सुप्रतिष्ठित वैद्यकीय व्यवसायी होने के नाते व्यापक सामाजिक संपर्क रहता है और ये संपर्क का लाभ लेकर लोगों को अपनी विचारधारा से हम जोड़ सकते हैं, ऐसा मेरा पिछले 55 वर्ष का अपने ये व्यवसाय का अनुभव है। निजी व्यवसाय करते समय या रुग्णालय का काम करते समय ये संपर्क के माध्यम से हम लोगों को जोड़े और ये संगठन के माध्यम से अपनी जो वैचारिक परिधि है विस्तृत करने का प्रयास करें, ये बहुत उचित है और उस दृष्टि से सफलता मिलती है, ऐसा वर्षों का मेरा अनुभव है। खास करके कोरोना जैसे आपत्ति में अपने कार्यकर्ताओं ने प्रकोष्ठों के माध्यम से जो प्रबोधन किया है, जो वैद्यकीय सेवा का काम किया है, संगठन का जो एक अच्छा नमूना लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, बहुत सराहनीय है। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक प्रांत में ऐसा प्रकोष्ठ तैयार होना चाहिए देश भर में। डॉक्टर हर्षवर्धन जी, आप मूर्धन्य स्थान पर है वैद्यकीय क्षेत्र में अपने देश में। आगे चलकर आने वाले 2-3 वर्षों में अगर इस ढंग से हम सोच विचार करें और हर प्रांत में एक वैद्यकीय प्रकोष्ठ स्थापन करें, जैसा शुरू हो वैसा, महाराष्ट्र उसमें सबके सम्मुख रहेगा, सामने रहेगा। महाराष्ट्र विल रिमेन ऑन द फोरफ्रंट और इसके माध्यम से अपनी विचारधारा को और बड़ा बल जो प्राप्त हो सकता है, जो एक आवश्यकता है, खास करके समाज जीवन में क्रीम ऑफ द सोसाइटी, वैचारिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, प्रतिष्ठा की दृष्टि से, ऐसे वैद्यकीय क्षेत्र में जितने लोग हमारे साथ आएंगे उतना बहुत लाभकारी होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो उस दृष्टि से आप सोच विचार करिए, ये मेरा सुझाव है। ये बात सही है कि अभी काम का बोझ बहुत है। नित्य काम तो हम लोग करते हैं। एज सच आवर life in medical profession is quite busy. Not only irregularities are there, but so many other factors are there which are constantly affecting us. इसके बावजूद भी ये काम करना होगा by planning properly in our own personal as well as professional life. ये काम का जो बोझ बड़ा है उसके कोई परिणाम दिखाई देते हैं।
जो हम लोग अनुभव भी करते हैं। अभी एक अनुभव आ रहा है कि डॉक्टर लोग तो कुछ हद तक विक्टिम्स बन रहे हैं ये काम के कारण। जैसा अभी उल्लेख हो गया कि कई डॉक्टर लोग स्वयं कोरोना के शिकार हो गए हैं, न केवल कोरोना के शिकार हो गए, लेकिन द स्ट्रेस ऑफ द वर्क is quite severe. There are very heavy expectations from the society, by the government. There are pressures. There are legal problems. Unfortunately, occasionally there are assaults. I have experienced in my own city. There have been 2 incidences in last fortnight. Doctors assaulted by corona patients or their relatives. Financial stress is there. At our place, we are running corona hospital, and we find it financially to be quite difficult to run it. फिर भी एक सामाजिक दायित्व के नाते लोग निभा रहे हैं, लेकिन ये सभी का सोच विचार करके आज जिस ढंग से केंद्रीय शासन काम कर रहा है, इन पहलुओं का भी विचार करके ये सब स्ट्रेस जो है इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर वर्किंग सिस्टम, ये कम करने का प्रयास करे, ऐसा मुझे लगता है। गवर्नमेंट शुड try and take cognizance of all these hurdles which we are trying to face. It is certain that we are going to stay with corona for quite some time. It is going to be a part of our life, social life, professional life, in every aspect of our life. We'll have to stay along with it, and therefore permanent modifications are to be done. Right from the beginning, I have been talking on this subject with people in small groups or comparatively bigger groups as well. And just as our Prime Minister has been advocating, we are trying to convert this incidence into an opportunity, a calamity to be converted into an opportunity. And for that sake, proper vision, proper execution, and according to that, our strong mentality needs to be maintained. We are all poised for it, but I think this needs to be further propagated in the entire country at all levels. You are trying for it, definitely, but we should all go ahead in the same way. Overall, medical profession has done its job very well. There has been a good participation all over. I will give an example. In Pune, Dinanath Mangeshkar Hospital is there. Probably it is the biggest non-government organization working for corona. They have now 400 beds dedicated for corona. They are in the field right from the first day. That means there are more than 4.5 months that work in the field in the best possible way. In a way, they have given a role model for us. A subject came from them, that is the last point which I am mentioning. They are making some use of Ayurvedic medicines in their routine protocol, which has been advocated by WHO as well as which has been advocated by ICMR and our systems right from the top. Besides giving best of it, Ayurvedic drugs are being used, and yesterday only I received a paper out of it which is showing some promising results. I feel I should urge Dr. Harshvardhan, just as yoga has been popularized by our Prime Minister right from the first year, I think this could be an opportunity for working in Ayush for this particular reason, and maybe we will come out for some solution which could be adjuvant at present. Maybe it will take some other place. And just as we say that lifestyle is one important part of Indian system of health, organization and propagation, I think this particular faculty, if we develop in a proper way, we will come out nicely with some more additional achievements in the medical field out of this calamity. I think whatever time was available for me, I have tried to put forth important points. There are a number of things we have already been musing about it. You have been trying to execute. And as I said, I will repeat it once again before I end my speech, that a calamity is to be converted into an opportunity. We are poised for it, and we will go ahead with it under your leadership and the guidance of our Prime Minister. That's enough for me. Namaskar. Dhanyavad. धन्यवाद सर, आपने हम सभी का मनोबल बढ़ाया
और हम आपके मार्गदर्शन के अनुसार संगठन का काम आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद सर। अब मैं हमारे प्रमुख वक्ता आरोग्य एवं कुटुंब कल्याण मंत्री सम्माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी को इस बैठक का समापन तथा समाप्त और मार्गदर्शन करने की विनती करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम को अपनी उपस्थिति से गरिमा प्रदान कर रहे हम सबके लिए आदरणीय पद्म भूषण डॉक्टर अशोक राव कुकड़े जी, बीजेपी के महाराष्ट्र मेडिकल सेल के अध्यक्ष डॉक्टर अजीत गोपचड़े जी, डॉक्टर स्मिता काले जी, डॉक्टर स्वप्निल मंत्रा जी, डॉक्टर राहुल कुलकर्णी जी, डॉक्टर मेघना चौगुले जी, डॉक्टर बाला साहब हरपाले जी, और जो मैंने कुछ नाम सुने अभी जब डॉक्टर अजीत ने संबोधन किया, डॉक्टर गिरीश, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर माधुरी, डॉक्टर पूनम, डॉक्टर उज्ज्वला, डॉक्टर आई थिंक गौरी, और मैंने जितना सुना डॉक्टर योगेश जोशी, और अभी बहुत सारे हमारे साथी हैं जो इस कार्यक्रम में जुड़े होंगे। उनके सबके नाम तो मुझे नहीं इस समय संज्ञान में है, लेकिन मैं हृदय से आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको धन्यवाद करता हूं कि मुझे आप सबके साथ आज मिलने का अवसर मिल रहा है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मैं भी आप ही का एक साथी हूं। ना तो मैं इस बैठक में कोई केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भाग ले रहा हूं, मैं इस बैठक में आपके एक साथी के रूप में भाग ले रहा हूं जो भारतीय जनता पार्टी का आप ही की तरह एक साधारण कार्यकर्ता है और जो पिछले लगभग 51 साल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक है। और आप जिस बीजेपी के डॉक्टर सेल के सभी लोग सदस्य हैं, कन्वीनर हैं, स्टेट लेवल पर, रीजन लेवल पर जो आप जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, लगभग 20 साल पहले 2001 में जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अंगारू लक्ष्मण जी बने थे, उस समय 2001 में मुझे बीजेपी के नेशनल कन्वीनर के रूप में डॉक्टर सेल का काम करने का मौका मिला था और देश भर में बहुत सारे स्थानों पर जा जाकर डॉक्टर सेल की यूनिट्स को स्थापित करना, उनको जो यूनिट्स स्थापित थी उनको लोगों को मिलना, ये सब कामों का मुझे उस समय अवसर मिला था और लगभग 2-2.5 साल तक वो सब मैंने काम किया। बाद में जब श्री जना कृष्णा मूर्ति जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उनके समय में भी ये जिम्मेदारी मेरे पास थी और फिर जब आदरणीय वेंकैया नायडू जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उस समय उनकी टीम में मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका मिला। तो मेरा आपके साथ जो डॉक्टर सेल में जो संबंध है वो लगभग 20 साल से तो डायरेक्ट है और उसके पहले भी लगातार मेडिकल प्रोफेशन की विभिन्न संस्थाओं में जहां जहां हमारे डॉक्टरों के मिलन होते हैं, उन सब के अंदर मैंने किसी न किसी रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई है। लगभग
एक दशक जो मेडिकल कॉलेज में बिताया ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के समय, उस समय कॉलेज में भी संघ की शाखा चलाई और बाद में फिर एक दशक जो दिल्ली प्रांत में डॉक्टरों की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा चलती थी, उसको चलाने का दायित्व भी मेरे पास रहा। इस नाते आपको और आपके सबके साथ मेरा संबंध बहुत पुराना है। जो हम लोगों का संबंध मेडिकल एसोसिएशन और उसके कारण होता है वो तो अपनी जगह है ही। 25, 26, 27 साल पहले दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन का मुझे अध्यक्ष रहने का भी सौभाग्य मिला। आप में से बहुत सारे लोगों को समय समय पर किसी न किसी फोरम पर अपने विचार परिवार में मिलने का भी मौका मिला है। हम सबका सौभाग्य है कि डॉक्टर अशोक राव जी आज हमारे बीच में हैं और इस बात की भी खुशी है कि आपने बड़ा अपना कार्यक्रम बहुत ही व्यवस्थित रूप से इसको बनाया है थोड़े समय के अंदर, और इसके अंदर हम आपस में बातचीत कर लें, इसका आपने योजनाबद्ध प्रयास किया है। मैं हृदय से आपको इसके लिए अभिनंदन करता हूं। आप जानते हैं कि ये 2020 का वर्ष लगभग पूरा का पूरा हम सबका कोरोना के खिलाफ युद्ध को लड़ते लड़ते बीत गया है। 7 जनवरी को चाइना ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को ये सूचित किया था कि उनके देश में कोई नए ऐसे कोरोना वायरस को वो देख रहे हैं जिसके कारण निमोनिया के केसेस हो रहे हैं, और ये एकदम नया है। और वो 7 जनवरी के समाचार के औपचारिक समाचार आने के बाद यहाँ इसी स्वास्थ्य मंत्रालय में, इसी निर्माण भवन में हमने 24 घंटे से भी कम समय के अंदर 8 जनवरी को ही अपनी पहली एक्सपर्ट्स की मीटिंग बुलाई थी। तो एक प्रकार से 8 जनवरी से लेकर और आज लगभग 24 अगस्त को हम जब बातचीत कर रहे हैं तो सारा देश कोरोना के खिलाफ जंग में अपने आप को झोंक चुका है। इस 8 महीने की लड़ाई के बहुत सारे पहलू रहे हैं, उनके विस्तार के चर्चा की मैं आवश्यकता आपके स्तर के डॉक्टरों के बीच में नहीं करना चाहता। आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से भारत ने एक प्रीएम्प्टिव, प्रोएक्टिव और ग्रेडेड स्ट्रैटेजी अपनाकर समय से पहले आगे क्या हो सकता है उसकी हम लोगों ने कल्पना की और उसके हिसाब से स्ट्रैटेजीज को बनाया। सारे देश को गाइडलाइंस हर प्रकार की दी, सारे देश को एडवाइजरीज हर प्रकार की दी, सारे स्वास्थ्य मंत्रालयों को देश के हर तरह से सपोर्ट किया। प्रधानमंत्री जी का निरंतर मार्गदर्शन रहा और आपने देखा कि किस प्रकार से सारे देश में कम्युनिटी सर्वेलेंस एक्सट्रीम लेवल पर, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग्स एक्सट्रीम लेवल पर, अगर पॉइंट ऑफ एंट्री सर्वेलेंस था तो वो भी एक्सट्रीम लेवल पर, वो चाहे एयरपोर्ट्स हो, चाहे सी पोर्ट्स हो, चाहे वो बॉर्डर्स हो। और फिर जब पैंडेमिक की घोषणा हुई WHO के द्वारा मार्च के महीने में, उसके बाद भारत जैसे बड़े देश में प्रधानमंत्री जी ने पहली बार लॉकडाउन की घोषणा की, तो उसको करने से पहले भी एक इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट करके देखा, जनता कर्फ्यू का। लॉकडाउन के कई फेजेस को हम लोगों ने 3-4 फेजेस को देखा और फिर सब प्रकार की बहुत सारी परेशानियां भी बीच में आई। आपने मुंबई के लोगों ने तो
माइग्रेंट लेबरर्स के इशू को बहुत नज़दीक से देखा और वो समय समय पर किस तरह की उसमें परेशानियां लोगों के लिए आई और फिर हिम्मत करके हम लोगों ने अनलॉक भी किया। अनलॉक के भी अब वेरियस फेजेस के अंदर हम लोग आए हैं। वो शुरुआती दौर भी आपको सबको याद है कि जब चारों तरफ से एक ही आवाज आती थी कि पर्याप्त मात्रा में डॉक्टरों के लिए पीपीई किट्स नहीं है, N95 मास्क नहीं है, बहुत सारी दूसरी चीजों की उपलब्धता के अंदर कमी है, शायद बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ेगी, वो सारे के सारे जितनी मात्रा में आवश्यक है वो शायद नहीं है भारत के पास। लेकिन इसी 6-8 महीने के अंदर हम सब लोगों ने मिलकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो अभूतपूर्व क्षमता विकसित की कि थोड़े ही दिन के बाद जब हम स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करते थे, इकट्ठा भी करते थे, अलग अलग भी करते थे, तो शुरुआती 1-2 वीडियो कॉन्फ्रेंसेस में हर व्यक्ति यही सब चीजों की शिकायतें हम लोग करता था। और थोड़े दिन के बाद ये स्थिति हुई कि हम लोगों ने इतने पीपी किट्स और इतनी बाकी चीजें उनको सप्लाई किया कि हमको उन्होंने सबने हाथ जोड़कर कहना शुरू किया कि अभी आप कुछ मत हमारे पास भेजिए, हमारे पास रखने के लिए जगह नहीं। और लगातार जितनी भी चीजों के लिए जो भारत बनाता नहीं था, आज हम उस स्थिति में आए हैं कि हम उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 5 लाख से ज्यादा रोज के पीपीई किट्स भारत में बन रहे हैं, N95 मास्क इसी तरह से बन रहे हैं। वेंटिलेटर्स हम यहाँ जो नहीं बनाते थे, आज वेंटिलेटर्स को हमने एक्सपोर्ट करने की हम लोग स्थिति के अंदर आ गए हैं। और वैक्सीन की सर्च के लिए जो रिसर्च आवश्यक है, जो ट्रायल्स आवश्यक है, उस दौड़ में भी हम दुनिया में किसी से आज पीछे नहीं हैं। और 135 करोड़ का देश, जिसके लिए बड़े बड़े विद्वानों ने पिछले दिनों में कहा, भारत में आके कहा, बड़े बड़े टेलीविजन के एंकर्स को इंटरव्यूज दिए कि इस समय जब हम आपसे अगस्त में बात कर रहे हैं, या 300 मिलियन केसेस भारत में होंगे, और अभी आप देखिए कि 8वें महीने के अंदर हम हैं, तो 300 नहीं, हम सिर्फ 3 मिलियन केसेस पर पहुंचे हैं। उसमें से भी 2.23 मिलियन केसेस जो है वो ठीक होके घर जा चुके हैं। आप सब लोग इसको सब दिन रात इन सब अनुभवों को खुद जी रहे हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और शायद बड़े गर्व के साथ हम लोग हर थर्सडे को इसी टेबल पर बैठकर, मैं सारे दुनिया के देशों के साथ जब विश्व स्वास्थ्य संगठन की मीटिंग होती है 4 बजे से 6 बजे के बीच में, तो हर बृहस्पतिवार को हम लोग बड़े गर्व के साथ बताते हैं कि भारत जो है वो कोई भी पैरामीटर की चर्चा करो, हम दुनिया के अंदर इतना बड़ा देश होते हुए भी सारे दुनिया के दूसरे देशों से हम बेहतर स्थिति में है। केसेस पर मिलियन हो, डेथ्स पर मिलियन हो, टेस्ट पर मिलियन हो, सब चीजों के अंदर हमारा रिकवरी रेट है तो वो दुनिया में सबसे बेहतर, हमारा फैटेलिटी रेट है तो वो दुनिया के अंदर सबसे कम। और आपको याद होगा कि शुरुआती दौर में कैसे हर टेलीविजन चैनल पर भारत सरकार को, हम लोगों को बार बार ये याद दिलाया जाता था। सब लोग बोलते थे टेस्ट टेस्ट टेस्ट, जैसे ये डायलॉग लोगों ने रटा हुआ था। और हमने अपनी यात्रा जो एक लैब से शुरू की थी, आज 1520 लैब। आप में से बहुत कम डॉक्टरों को इस बारे में एहसास होगा कि हमारी मोदी जी की सरकार आने से पहले ज्यादातर वायरस को डिटेक्ट करने वाले टेस्ट, इसके लिए जो हमारा स्वैब है, इसके लिए जो हमारा सैंपल है, उसको हम अमेरिका के CDC अटलांटा के अंदर भेजा करते थे। और जब हमने ये युद्ध शुरू किया तो हमारे पास केवल एक आपके महाराष्ट्र की NIV पुणे लैब थी,
आज देश के अंदर 3 घंटे का फासला तय करने पर कहीं पर भी हमने लैब इस 8 महीने में विकसित कर दी है। और पिछले सप्ताह तो एक दिन में 1 मिलियन टेस्ट करने का जो टारगेट था वो भी हम लोगों ने पूरा कर दिया। अभूतपूर्व योग्यता और क्षमता का परिचय हमारे सभी साथियों ने दिया है। इस जंग में बड़े पैमाने पर हमारे आपके जैसे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज, अस्पताल में काम करने वाले दूसरे हमारे सभी पैरामेडिक्स और उसके साथ साथ दूसरे हमारे अस्पताल के अंदर ही काम करने वाले सैनिटेशन के, सिक्योरिटी के स्टाफ, अस्पतालों से बाहर पुलिस के लोग, दूसरे जितने भी आवश्यकता के अनुरूप काम करने वाली संस्थाओं के साथी, यानी बहुत बड़ी संख्या के अंदर बहुत सारे कोरोना वॉरियर्स के कंट्रीब्यूशन के कारण आज हम लोग इस स्टेज पर पहुंचे हैं। अभी मैं 14 अगस्त को एक कार्यक्रम में जो ब्लड डोनेशन के लिए था और कोरोना वॉरियर्स को समर्पित कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के लिए मैं अपने देश की स्वतंत्रता दिवस की पूर्व दिन जो है वहां गया था। तो वहां एक बहुत ही इमोशनल चित्र देखकर मेरी आंखें भर आई। पूरा भारत का नक्शा था और पूरे भारत के नक्शे के ऊपर जगह जगह भारत के अंदर जहां जहां हमारे डॉक्टर साथी, नर्सेज और हमारे दूसरे कोरोना वॉरियर्स उनकी इस कोरोना के खिलाफ जंग में शहादत हुई, ऐसे 245 लोगों की उस नक्शे के ऊपर जिस स्थान को वो बिलोंग करते थे वहां पर उनकी फोटो लगी थी। बहुत ही मार्मिक दृश्य था। हम लोगों ने मेडिकल प्रोफेशन में वर्षों काम करते हुए ऐसे दृश्य की ना कभी कल्पना की, ना कभी सोचा, कभी ना देखा और ना ही कभी ऐसा हमारे ख्याल में आया कि जीवन में ऐसी लड़ाई भी हम लोगों को लड़नी पड़ सकती है जिस लड़ाई में हर दूसरे दिन कोई ना कोई हमारा एक साथी शहीद हो जाएगा। लेकिन मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से सभी अपने मेडिकल प्रोफेशन के साथियों का, जिन्होंने बहुत निस्वार्थ भाव से, बहुत कर्मठता के साथ, बहुत कमिटमेंट के साथ इस लड़ाई को लड़ा है। मुझे आज के इस अवसर पर बहुत लंबी बातें शायद करना संभव ना हो, लेकिन मैं जिस प्रकार से भारत ने कोरोना के खिलाफ जंग को लड़ा है, जिस प्रकार से कोरोना के खिलाफ जंग में सावधानियों को अपनाने के बारे में मैं केवल आपको जिक्र कर रहा था कि 14 अगस्त को किस प्रकार के एक भावुक कार्यक्रम के अंदर मुझे भाग लेने का मौका मिला, जहां भारत के नक्शे के ऊपर 245 अपने साथी कोरोना वॉरियर्स को नतमस्तक होकर मुझे प्रणाम करना पड़ा और मेरी आंखें भी भर गई और मुझे लगा कि शायद जीवन में हम लोगों ने कभी ऐसी लड़ाई के बारे में कल्पना नहीं की थी। ने असाधारण योग्यता और परिचय इस कोरोना के खिलाफ जंग में दिया है। मैं हृदय से आप सबको बहुत इसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने भी पहले ही दिन से जैसे ही ये विषय आया, तुरंत उन्होंने अनेक प्रकार की योजनाओं को सामने रख दिया। शुरुआती दौर में ही 15,000 करोड़ रुपया सारे देश के अंदर सभी स्टेट गवर्नमेंट्स तक पहुंचाने के लिए इंतजाम कर दिया। कुछ ही दिनों के अंदर 1,70,000 करोड़ रुपए का गरीबों के कल्याण के लिए योजना बना दी और उसके बाद आपने देखा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की योजना बना दी। इन सब योजनाओं के अंदर आने वाले समय के अंदर
यद्यपि भारत ने अपनी बीमारियों के खिलाफ, इन्फेक्शियस डिजीजेज के खिलाफ, कम्युनिकेबल डिजीजेज के खिलाफ जो लड़ाई लड़ने की योग्यता और क्षमता है, उसको बहुत कुशलता और सक्षमता से देश या दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। पिछले सालों में हम लोगों ने चेचक जैसी बीमारी, पोलियो जैसी बीमारी का सर्वनाश किया है। 2014 में मैं इसी मंत्रालय में था, भारत में हम लोगों ने इबोला को घुसने नहीं दिया। पिछले 2 सालों के अंदर नीपा वायरस केरल में आया, हम लोगों ने उसको केरल से बाहर नहीं निकलने दिया। और ऐसे बहुत सारी बीमारियां जो समय समय पर आती रही हैं, उनको लड़ने के लिए, उनसे जूझने के लिए जिस प्रकार का रॉबस्ट इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस सिस्टम भारत के अंदर विकसित पिछले सालों में हुआ है, हम किसी भी बीमारी को सही समय पर फील्ड में डायग्नोस करके उसको वहीं कंटेन करने की जो स्ट्रैटेजी है, उसको बहुत इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने की स्थिति में आए हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी कि जब हम ये सब कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त कर चुके हैं, भारत लगातार आने वाले समय के लिए भी बहुत रॉबस्ट हेल्थ की स्ट्रैटेजी बना रहा है। पहली बार फाइनेंस कमीशन इस बार अपनी रिपोर्ट के अंदर हेल्थ के ऊपर पिछले 70 सालों के अंदर एक एक्सक्लूसिव चैप्टर लिखने वाला है, यानी हेल्थ के प्रति सरकार की प्राथमिकता के दृष्टि से। आप आयुष्मान भारत के बारे में जानते हैं, और उसके अंदर जो एक तो कंपोनेंट जरूर है कि 55 करोड़ जो गरीब लोग हैं उनको हम एक स्तर की जो सुविधा है वो निशुल्क प्रदान करते हैं, सेकेंडरी टर्शरी केयर, और वो देश के 2-2.5 हजार अस्पतालों के अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल भी है, उसमें अच्छे बड़े अस्पताल भी है, प्राइवेट भी है, सरकारी भी है। लेकिन उसके साथ साथ जो देश में एक बड़ा काम हो रहा है कि 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जो है वो देश भर में स्थापित हो रहे हैं, जिसमें से 40 से 50 हजार के बीच में हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। 31 दिसंबर 2022 तक 1.5 लाख करने वाले हैं। और इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का जो फोकस है ये फील्ड के अंदर है, जमीन पे है, ग्रास रूट पर है। इनका सबका फोकस प्रिवेंशन, पॉजिटिव हेल्थ, प्रोमोटिव हेल्थ है। जितनी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं उनके लिए बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग और सब प्रकार के जो डिजीज के जो रिलेटेड इश्यूज हैं, चाहे वो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में 100% बच्चों को वैक्सीन देना हो, चाहे वो मैटरनल मोर्टालिटी रेट्स, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट्स, अंडर 5 मोर्टालिटी रेट्स को नीचे लाना हो, चाहे वो IENT या मेंटल हेल्थ या दूसरी जितनी भी कैंसर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इनकी अर्ली डायग्नोसिस, ये सारे विषय है। तो अभी जो बात डॉक्टर अशोक राव जी ने रखी, मुझे सबसे ज्यादा लगता है कि आने वाले समय में इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के अराउंड हमको छोटे छोटे सारे देश में स्वास्थ्य के जन आंदोलन विकसित करने पड़ेंगे। स्वास्थ्य प्रेमियों को, समाज के लोगों को, मेडिकल से जुड़े हुए लोगों को, वहाँ की स्वयंसेवी संस्थाओं को, इनको सबको जोड़कर, क्योंकि आप डॉक्टर होने के नाते ये अप्रिशिएट कर सकते हो कि हेल्थ में 70, 80, 90% तो प्रिवेंशन है। हेल्थ को अगर जीने का अंदाज हम लोगों को सिखा दें, लोगों को हम फिजिकल एक्टिविटी करना सिखा दें, लोगों को ईट राइट सिखा दें, लोगों को योग करना सिखा दें, लोगों को मेडिटेशन करना सिखा दें, तो बहुत सारी बीमारियों से तो हम उनको वैसे ही मुक्ति दिला सकते हैं। तो आने वाले समय के अंदर जो जिस प्रकार के स्वास्थ्य के जन आंदोलन को हम लोग सब विकसित करने के बारे में सोच रहे हैं, उसमें हमारे ये जो डॉक्टर सेल की यूनिट्स हैं, ये अगर सारे देश के अंदर इनकी जो वर्किंग है, इनका जो ज्यूरिसडिक्शन है, वो उन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को अपने साथ में जोड़कर और किस प्रकार से हम उनके एक प्रकार से वॉलंटरी मेंटर्स के रूप में काम कर सकते हैं। तो मैं बड़े विश्वास के साथ, इतने साल हेल्थ में मैंने जितना काम किया है, जो उसके हिसाब से जो भी अनुभव है,
बहुत वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन में सभी दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के लिए काम करने का मौका मिला है। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय कमेटीज के ऊपर बहुत साल काम करने का मौका मिला है। भारत के पास अभूतपूर्व योग्यता है और बहुत अभूतपूर्व क्षमता है। और अभी जो समय चल रहा है इसमें एक अभूतपूर्व प्रधानमंत्री भी भारत के पास है, जो बहुत विजनरी है, जज्बे वाला है, उनकी लंबी सोच है। वो 2022 में नया भारत बनाना चाहते हैं, अल्टीमेटली विश्व गुरु भारत दोबारा से बनाना चाहते हैं, गौरवशाली अतीत से भी ज्यादा बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं, हर देशवासी के चेहरे पर मुस्कान वापस लौटाना चाहते हैं, हर बच्चे को स्वास्थ्य की, शिक्षा की, पोषण की, सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहते हैं। सब वैक्सीन, जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस के खिलाफ है, वो एक एक बच्चे को निःशुल्क उपलब्ध कराना चाहते हैं। तो सुनिश्चित करना चाहते हैं हम लोग कि किसी भी माँ के लिए भारत के अंदर गर्भवती होना ये अभिशाप नहीं बनना चाहिए, ये उसके लिए बोन होना चाहिए। और किसी भी तरीके से एक एक करके हम इस देश से बहुत सारी बीमारियों को जड़ से समाप्त करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि दुनिया 2030 तक सोचती है, भारत 2025 तक टीबी को जड़ से समाप्त करना चाहता है। आप जानते हैं कि मीजल्स, रूबेला जैसी बीमारियों को हम लोग समाप्त करना चाहते हैं। लेप्रोसी के एलिमिनेशन प्रोग्राम के लिए, काला आजार के एलिमिनेशन प्रोग्राम के लिए बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अपने मेडिकल सिस्टम्स को किस प्रकार से सुदृढ़ किया जा सकता है। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हर एक सुविधा जो है इस मोबाइल टेलीफोन के अंदर हर भारतवासी को उपलब्ध हो जाए। इसलिए देश की एक एक पंचायत तक ऑप्टिकल फाइबर को पहुंचाया गया है। इस फोन के अंदर सब प्रकार की एजुकेशन, सब प्रकार की सुविधाएं, सब प्रकार का बैंक का ट्रांजैक्शन, सब प्रकार से डायरेक्ट बैंक में आदमी के सारी योजनाओं का ट्रांसफर। और अब जो इतना बड़ा मिशन, जो कि मैं समझता हूँ कम से कम मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए, जो नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट हम लोगों ने तैयार करके इम्प्लीमेंट करने के लिए जो काम शुरू हुआ है, इसकी औपचारिक अभी घोषणा हुई है। अभी शुरुआती कुछ महीने में, 2-3 महीने हम लोग इसको 6 यूनियन टेरिटरीज में लागू करके फिर सारे देश में रोल आउट करने वाले हैं। अभी ऑलरेडी देश के अंदर उस दूर दराज के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के साथ देश के अंदर जो देश के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने वाले बड़े से बड़े डॉक्टर के साथ हम लोगों ने टेलीमेडिसिन से संपर्क स्थापित कर दिया है। 1.5 लाख से ज्यादा कंसल्टेशन हो चुके हैं 23 स्टेट्स में, और 5 लाख रोज कंसल्टेशन रोज के करने का जो है ये इमीडिएट टारगेट हम लोगों का है। यानी ई फार्मेसी के माध्यम से, टेलीमेडिसिन के माध्यम से एक बड़ा भारत के अंदर असाधारण आंदोलन स्वास्थ्य का हम लोग विकसित करने की सारी कोशिश में लगे हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेज हो, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हो, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंड करने की बात हो, तो आपको सुनकर खुशी होगी कि इस समय खाली कोई 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नए, उन पर काम नहीं हो रहा। 157 नए मेडिकल कॉलेजेस भारत सरकार के सहयोग से सारे देश के अंदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस में परिवर्तित होने की योजना पर ऑलरेडी काम हो रहा है। आए दिन हम लोग उनको इनॉग्रेट करते हैं। मेडिकल एजुकेशन के अंदर हिस्टोरिक रिफॉर्म्स हो रहे हैं, जो काम कभी नहीं हुए उनके करिकुलम के अंदर जो चेंजेस के, वो सारे के सारे होकर और इम्प्लीमेंट हुए हैं अभी पिछले समय के अंदर। और सारे देश भर के अंदर बड़े पैमाने पर एमबीबीएस की सीट्स, पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट्स, सुपर स्पेशलिटी की सीट्स, डीएनबी की सीट्स, ये सारी की सारी बढ़ाने के लिए, यानी आने वाले समय और फिर जितने मेडिकल प्रोफेशन को कंट्रोल करने वाले जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें भी सब उनको, उनके अंदर से करप्शन को एक तरफ से एलिमिनेट करके और फिर ट्रांसपेरेंट, पॉजिटिव, विजनरी, इस तरह के, जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को समाप्त करके अब नेशनल मेडिकल कमीशन लागू होने वाला है,
ऐसे ही डेंटल के फील्ड में, नर्सिंग के फील्ड में आने वाले समय में आप देखेंगे। अभी अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का बिल जो है आने वाले इसी सेशन में शायद भारत में इस पार्लियामेंट में पास होगा, तो बहुत बड़ी संख्या के अंदर ये अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो है देश के अंदर उपलब्ध होने वाले हैं। तो मेडिकल एजुकेशन से लेकर और शायद जितने भी फील्ड्स इमेजिन हो सकते हैं, अभी इस कार्यक्रम में उतने विस्तार से शायद चर्चा करना संभव ना हो, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हमारा जो मेडिकल सेल है ये एक विशेष जिम्मेदारी अपनी लेकर, क्योंकि स्वास्थ्य को अगर हमको, मुझे पूरा विश्वास है कि इसका सफल कोई मॉडल हेल्थ फॉर ऑल का किसी देश के अंदर विकसित हो सकता है, उसके लिए पब्लिक हेल्थ, पॉजिटिव हेल्थ, प्रोमोटिव हेल्थ, प्रिवेंटिव हेल्थ, इसको बहुत स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। हम लोग को जरूरत पड़ने पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम विकसित कर सकते हैं। अभी जरूरत पड़ी तो 15,000 से ज्यादा कोविड के डेडिकेटेड अस्पताल, कोविड के हेल्थ फैसिलिटीज, कोविड के केयर सेंटर्स और इसी तरह से 10,000 से ज्यादा क्वारंटाइन सेंटर्स, और इन सब में मिलाकर 25 लाख बेड्स हम लोगों ने क्रिएट कर दिए एक्सक्लूसिव देश के अंदर। जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का नीचे तक एक्सपेंशन का बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आपने देखा कि पब्लिक हेल्थ और दूसरी चीजों को अगर ठीक ढंग से स्ट्रांगली अगर उन पर फोकस नहीं है, तो अमेरिका जैसा डेवलप्ड देश भी जिसके पास इतना बड़ा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको भी कोरोना से जंग लड़ने के अंदर कितनी कठिनाई हुई। और जिस प्रकार का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और कम्युनिटी सर्वेलेंस भारत ने करके दिखाया, यानी ऐसे ऐसे मेरे पास उदाहरण है कि एक केस मिला तो उसके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते करते 150, 200, 250 तक कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करके और भारत ने टेस्ट कर डाला, उनको आइसोलेट कर दिया, उनको अस्पताल के अंदर जो है ट्रीटमेंट उपलब्ध करा दिया, जिनको होम के अंदर ट्रीटमेंट की जरूरत थी वो सारा कुछ करा दिया। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आज के इस अवसर पर आप सब लोग एक नए संकल्प के साथ यहाँ से जाएं। कुछ सवालों के बारे में जो बात किया गया है, जैसे आपकी बात ठीक है कि अभी हम लोगों ने जब देखा कि शुरुआती दौर में ये स्टिग्मा ये कोविड का इलाज करने वालों के साथ भी जुड़ रहा था और इतना भय था समाज में, और उसके कारण बहुत सारे हेल्थ वर्कर्स वगैरह के साथ जो है असॉल्ट्स हो रहे थे, दूसरे हो रहे थे, तो उस समय इमरजेंसी के अंदर प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में फैसला करा और ये इंडियन एपिडेमिक एक्ट जो है उसमें अमेंडमेंट करके जो डॉक्टर के ऊपर अगर कोई भी असॉल्ट करेगा तो किस प्रकार का पनिशमेंट होगा, डॉक्टर की अगर और प्रोफेशनल्स की इस सारे के अंदर कोई अगर किसी भी प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होगी तो 200 करोड़ से ऊपर की वो योजना है जिसको कि लागू किया सारे देश में। और जैसा कहा गया जल्दी, आप विश्वास नहीं कर सकते कि भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में ये हर हफ्ते चर्चा करती है, इसकी लिस्टें बनती हैं कि किस स्टेट से कितना परस्यू करके ऐसे लोगों की लिस्टें समय पर आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। उनको जो अभी आप लोगों ने किसी ने रेज किया कि भाई उनको जल्दी से उनका जो भी इंश्योरेंस का जो मनी है वो मिलना चाहिए, क्योंकि वो तो उनके जाने का कष्ट तो हम लोगों के लिए बहुत भयावह है। जो नॉन कोविड हॉस्पिटल्स के बारे में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बारे में, उनकी सर्विसेज के एक्सपेंशन के बारे में रूरल एरिया में, ये सारे विषयों पर भारत सरकार की बहुत पॉजिटिव अप्रोच है। जहां जहां पर भी लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर वो मेडिकल कॉलेज बनाना चाहते हैं, 2 प्राइवेट सेक्टर के लोग मिलकर कोई मेडिकल कॉलेज बनाना चाहते हैं, गवर्नमेंट के किसी चीज के साथ जुड़कर बनाना चाहते हैं, इतने प्रकार के रिफॉर्म्स मेडिकल एजुकेशन में हो रहे हैं, उनका विस्तार से जो है कोई चर्चा करना अभी यहाँ पे संभव नहीं है। जितने जो सुपर स्पेशलिटी के कोर्सेज है, आप भी सब लोग जानते हैं कि उसका एक मैकेनिज्म इतने वर्षों से डेवलप हुआ है कि हम MBBS करते हैं, इंटर्नशिप होता है, हाउस जॉब होता है, फिर हम MD मेडिसिन करते हैं, उसके बाद एक किसी विधा के अंदर हम जो है हम MD मेडिसिन करके मान लीजिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में जाना है या किसी दूसरे हमने न्यूरोलॉजी में जाना है, किसमें भी जाना है हम जा सकते हैं। तो ये शायद लॉ की तरह के कोर्सेज नहीं हो सकते कि 12th करने के बाद हमने सीधा 5 साल का लॉ का कोर्स कर दिया, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। लेकिन जो भी सुझाव वगैरह आपकी तरफ से, जो कुपोषित बच्चों के लिए बहुत डिटेल्ड प्रोग्राम है ये मैल न्यूट्रिशन के,
पिछले समय में पोषण मिशन जो लॉन्च हुआ है, जो एनीमिया मुक्त भारत का जो काम हो रहा है, उसमें ये मिल्क बैंक वगैरह, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो ऑलरेडी जो है काम हो रहे हैं। आयुष्मान भारत के अंदर ऑलरेडी 1,20,00,000 से ज्यादा लोगों को हम लोग जो है हेल्प दे चुके हैं। अभी आने वाले समय में, अल्टीमेटली आने वाले वर्षों में, ये जो प्रोग्राम है, हमें हमारा लक्ष्य यूनिवर्सल हेल्थ केयर की तरफ बढ़ने का है। तो चारों तरफ से सारी चीजों को समेट के और कैसे सबके लिए यूनिवर्सल हेल्थ केयर उपलब्ध कराया जाए, इसमें जो भी और रिफॉर्म्स हैं और भी सजेशंस आप देना चाहते हैं, उन सारे सजेशंस को जो है हम लोग जो है इंक्लूड कर सकते हैं इसके अंदर। पीपी किट्स वगैरह के बारे में तो मैं समझता हूँ अभी इतने प्रकार के अभी रिफॉर्म्स हुए हैं, इनको एसेंशियल कमोडिटीज वगैरह के अंदर शुरुआती दौर में जो है उस एक्ट को लागू कर दिया गया था, ताकि इनकी जो ब्लैक मार्केटिंग और ये सारी चीजें तो बहुत पहले बंद हो चुकी है। दंत चिकित्सकों के बारे में भी बहुत सारी जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज वगैरह हैं और दूसरी चीजें हैं, उसके लिए बहुत तरह की स्कीम्स ऑलरेडी चल रही हैं। ऑलरेडी ओरल हेल्थ पॉलिसी जो है भारत सरकार ने पहली बार बनाई है अपनी, जो है इसी हमारे पिछले कार्यकाल के अंदर जो है, उसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं। और आने वाले समय में जैसा पूछा गया, तो अभी पूरे ब्लॉक लेवल पर, यानी जो अभी ये लेबोरेटरीज और इन सब बातों की चर्चा आपने इतनी सुनी, ब्लॉक लेवल पर डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज देश में डेवलप हो, ब्लॉक लेवल पर इन्फेक्शियस डिजीजेस के आइदर डेडिकेटेड अस्पताल या और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अस्पतालों के अंदर उनके जो है औपचारिक जो है इन्फेक्शियस डिजीजेस के ब्लॉक्स वगैरह, ये ऐसा बहुत बड़ा, यानी आज अगर मान लीजिए हमारे पास एक NIV पुणे है, तो ऐसे हम देश में क्या 5 उपलब्ध करा सकते हैं। इस तरह की कई चीजों के ऊपर आने वाले 5 वर्षों की जो हमारी योजनाएं हैं, उनके अंदर हमने अपने आत्मनिर्भर भारत के अंदर सब प्रकार के प्लान्स जो है उनको बनाकर रखा है। शायद इस प्रकार के कार्यक्रम में, जिसमें हमने आधा घंटे का समय रखा था, 1 घंटा पहले हो चुका है, एक एक बात की विस्तार से चर्चा करना शायद संभव ना हो, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब भी ये हमारा कोविड का ये जो समय है, जो ठीक ही कहा गया कि इसको हमारे लिए चुनौती है, लेकिन इसको अपॉर्चुनिटी के अंदर बदलना है। और बहुत सारी चीजें हम लोग इस क्राइसिस के दौरान सीखे हैं। देश के लिए, समाज के लिए एक नया नॉर्मल विकसित हुआ है। ये ऐसा नहीं था कि ये डिजिटल इंडिया और ये फैसिलिटीज पहले नहीं थी, लेकिन हमारा सबका, सारे देश का ध्यान जो प्रधानमंत्री जी का पहला या दूसरा कैबिनेट नोट डिजिटल इंडिया के बारे में था 2014 में, और तब से लगातार हम देख रहे हैं कि डिजिटल इंडिया के ऊपर कितना काम उनकी मार्गदर्शन में हो रहा है। आज जो है वो डिजिटल इंडिया को हम लोग कोविड के दौरान सही मायने में यूज कर पा रहे हैं। यहाँ बैठे बैठे मैं अपने सारे इतने वरिष्ठ साथियों के दर्शन भी कर पा रहा हूँ, उनके बात भी सुन पा रहा हूँ, उनसे बात भी कर पा रहा हूँ। तो मैं आज के इस अवसर पर आपको, समय चूंकि हो गया काफी, हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। फिर भी आपके जो भी आगे आने वाले समय में हम लोग और इस तरह के बड़े पैमाने पर सम्मेलन करेंगे, आपके और फीडबैक्स लेंगे, लेकिन पूरे विश्वास के साथ, पूरी अपनी समर्पण भाव के साथ जो आपने अपने संगठन में सीखा है, हम समाज की सेवा के लिए, समाज के हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए, समाज के लोगों को सही हेल्थ एजुकेशन और वे ऑफ लाइफ जो उन्हें जीने के लिए जरूरी है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उसकी ओर अगर हम लोग ठीक प्रकार से गाइड करेंगे, अपने इर्द गिर्द का ही अगर हम जिम्मा लेंगे, और उसके अंदर जो खासकर जो हमारे यंग लोग हैं, यंग हमारे स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, इनको एक प्रकार से हम हेल्थ के अंदर अपने सेनानी बनाने की एक कोशिश करेंगे, तो जो हेल्थ है वो भारत की सिनेरियो को हम बहुत जल्दी और ऊंचाइयों तक ले जाने में सफल होंगे। और भारत के पास ही वो DNA है, वो योग्यता है, वो क्षमता है
वो अब अनुभव भी है इतने सालों के अंदर, जिसमें वो हर चीज के सफल मॉडल विकसित कर सकता है, जिनको सारी दुनिया इम्यूलेट करे, हम सारी दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सके। मैं हृदय से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे आज अपने दर्शन करने का मौका दिया, और पद्म भूषण डॉक्टर अशोक राव जी को भी मैं हृदय से, वो तो हम सबके अधिकारी हैं, वो पास्ट हो या प्रेजेंट हो, वो तो हमारे लिए माननीय क्षेत्रीय संघ चालक ही रहेंगे, तो उनका भी मैं हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि वो हमारे इस कार्यक्रम के अंदर आकर उन्होंने इस कार्यक्रम को अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। बहुत बहुत आपके सबके स्वास्थ्य की, आपके परिवारजनों के स्वास्थ्य की, आपके मरीजों के, आपके मित्रों के सबके बेहतर स्वास्थ्य की मैं कल्पना और कामना करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। सर, आपने जो हमें अमूल इंफॉर्मेशन एंड मार्गदर्शन किया, मैं सारे देश के मेडिकल फ्रेटर्निटी की वजह ओर से आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ, आभारी हूँ। और आपने हमें बहुमूल्य जो समय दिया है उसके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ। सर, अब मैं हमारे प्रदेश सह संयोजक डॉक्टर बाला साहेब हरपली जी को आभार प्रदर्शन करने की विनती करती हूँ। नमस्कार सर। भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ महाराष्ट्र राज्य आयोजित फेसबुक लाइव इस मीटिंग में भारत के लाखों डॉक्टरों को केंद्रीय आरोग्य मंत्री श्री हर्षवर्धन जी ने जो बहुत बहुमूल्य मार्गदर्शन किया, हम उनके आभार मानते हैं। पद्म भूषण डॉक्टर अशोक राव कुकड़े सर, संस्थापक विवेकानंद हॉस्पिटल लातूर सर का भी हम आभार मानते हैं, और जिन्होंने महाराष्ट्र में वैद्यकीय प्रकोष्ठ को राज्य से गांव तक पहुंचाया, ऐसे हमारे महाराष्ट्र संयोजक डॉक्टर अजीत जी गोपचड़े सर का भी हम आभार मानते हैं, और फेसबुक लाइव में सब पार्टिसिपेट का हम आभार। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय जी, ऐसी कृपा सबके ऊपर बनी रहे। फिर से एक बार प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आपको लंबी उम्र दे और आरोग्य सुख संपन्नता दे, ये प्रार्थना करता हूँ। और आपसे फिर से एक बार आप दोनों महनीय व्यक्तियों का फिर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। थैंक यू। हाँ विवेक जी, आप सभी का मैं मन से आभार व्यक्त करता हूँ, और बैठक का दिया है, और माननीय मंत्री जी ने भी बहुत समय दिया है। हमने आधे घंटे का समय मांगा था, मगर उन्होंने 1 घंटे का समय दिया है। मैं फिर से एक बार डॉक्टर स्वप्निल मंत्री जी, डॉक्टर प्रशांत राठौर, डॉक्टर राहुल कुलकर्णी, डॉक्टर स्मिता काळे, डॉक्टर बाळासाहेब हरपळे, डॉक्टर उज्ज्वला हाके, डॉक्टर अशोकरावजी कुकडे सर, डॉक्टर गोविंद भताने, डॉक्टर मेघना चौगुले, डॉक्टर पूनम तिवारी, डॉक्टर गिरीश चरडे, डॉक्टर योगेश जोशी, डॉक्टर माधुरी शाह, सबका फिर से एक बार मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू विवेक जी, जय भारत। थैंक यू विवेक जी। थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया मीटिंग, बहुत बढ़िया मीटिंग। मीटिंग फार छान झाली सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। तो विवेक जी मीटिंग खत्म कर दो। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। थँक यू सर. मीटिंग फार छान झाली सर. मीटिंग छान झाली. थँक्यू सर, ऍक्च्युली तुमच्या सपोर्ट मुळे झाली सर. कॉंग्रॅच्युलेशन्स सर. कॉंग्रॅच्युलेशन्स सर आणि स्मिता मॅडम सगळ्यांनाच. थँक्यू. सर्वांसोबत मी सुद्धा डॉक्टर झालो सर. थँक्यू, थँक्यू, धन्यवाद. सर, स्मिता मॅडम, कॉंग्रॅच्युलेशन्स. हा डॉक्टर मॅडम, विवेक जी थँक यू व्हेरी मच. थँक्यू मॅडम. मॅडम थँक यू. मंत्री जी थँक यू. सगळ्यांना थँक यू. विवेक जी इट वाज वंडरफुल. सब अच्छा हो गया. स्पेशली थैंक्स टू विवेक जी फॉर ऑपरेटिंग एवरीथिंग. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. और ट्रायल मीटिंग सब सर. बहुत समय दिया, इसके लिए थैंक यू विवेक जी. थैंक यू सर. जरा
यूट्यूब पे रिकॉर्ड हुआ है कि एक बार सर देख लो। हुआ है पूर्ण रेकॉर्ड झालं सर YouTube वरती आपण नसताना लाइव का लिंक भी सब तरफ वायरल कर दो अभी। हाँ हाँ अपने ढंग से इसको वायरल कर दो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। थैंक यू। खत्म। Silver.